नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। तो आज की सबसे बड़ी शुभ खबर हमारी सेहत से जुड़ी हुई है। जलेबी समोसा पर सरकार की वार्निंग, यही है आज की सबसे पहली खबर। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी संस्थानों की कैंटीन में खाने के सामानों में तेल और चीनी की मात्रा की जानकारी वाले बोर्ड लगाने का आदेश दिया। सरकार की इस पहल से समोसा और जलेबी जैसे स्नैक्स पर बोर्ड के जरिए लोगों को हेल्थ अलर्ट मिलेगा। सरकारी निर्देश के मुताबिक कैंटीन में तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड लगाने होंगे, जिस पर शुगर कैलोरी की जानकारी लिखी होगी। जलेबी और समोसा जैसे परंपरागत स्नैक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। जलेबी की मिठास और चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे की आस लगभग हर भारतीय की जुबान पर रची बसी हुई होती है। लेकिन मिठाई और समोसे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा फैट और शुगर होते हैं। ऐसे में लोगों को सचेत करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत अब लोगों को आगाह करने के लिए जलेबी और समोसा जैसे आइटम्स में शुगर और ऑयल की मात्रा को दर्शाने वाले चेतावनी बोर्ड्स लगाए जाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी केंद्रीय संस्थानों की कैंटीन में इस तरह के बोर्ड लगाने की एडवाइजरी जारी की है। जिस तरीके से टोबैको के ऊपर जो वैधानिक चेतावनी दी जाती है, ठीक वैसी ही चेतावनी स्टिकर के फॉर्मेट में आने वाले दिनों में समोसा और कचौरी के और जलेबी के लिए सभी केंद्र शासित कैंटीन, होटल, रेस्टोरेंट और जगहों पर, हॉस्पिटल्स पर आने वाले दिनों में देखी जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री की इस सलाह को नागपुर एम्स ने भी अमल में लाने की कवायद शुरू कर दी है। यहाँ कैफेटेरिया और सार्वजनिक जगहों पर ऐसे बोर्ड लगाए जाएंगे जिसमें खाने के सामानों में मौजूद चीनी और तेल की मात्रा की जानकारी होगी। इन बोर्ड से लोगों को पता चलेगा कि वो कितना अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। नीचे कुछ स्टिकर्स है, तो जैसे पान ठेले पे होता है कि ये तंबाकू खाने से ये होता है, तो एक समोसे का फोटो रहेगा, नीचे लिखा रहेगा कि 100 ग्राम समोसे में कितना फैट है, और बाजू में एक स्टिकर रहेगा कि इससे जो फैट और ऑयल है, वो शुगर है, उससे कैसे हमारा साइड इफेक्ट बॉडी पे होता है, कैसा मोटापा आता है और मोटापे से आगे क्या होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस योजना के पीछे एक इंटरनल रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक देश में मोटापे का गहराता संकट। साल 2050 तक देश में 44 करोड़ 9 लाख लोग मोटापे या ज्यादा वजन की दिक्कत से पीड़ित होंगे। ऐसे में भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो मोटापे की समस्या से जूझ रहा है। वर्तमान हालात की बात करें तो भारत में इस वक्त हर 5 में से एक शहरी वयस्क ओवरवेट का शिकार है। बच्चों में बढ़ता मोटापा, गलत खान पान और घटती शारीरिक गतिविधियों की वजह से चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों को जंक फूड के प्रति जागरूक करने के मकसद से यह कदम उठाने का फैसला लिया गया है। पीएम मोदी खुद इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों से खाने में 10% तेल कम करने की अपील कर रहे हैं। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। सरकार ने समोसा और जलेबी को वार्निंग सूची में इसलिए रखा है क्योंकि एक समोसे में लगभग 250 से 300 कैलोरी प्रदान करता है। इसमें मुख्य रूप से वसा और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 2 जलेबी में लगभग 500 कैलोरी होती है। जलेबी मुख्य रूप से चीनी और मैदा से बनी होती है, जिससे यह उच्च कैलोरी वाला स्नैक्स बन जाता है। अभी 25 वर्ष से ऊपर के 18 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या करीब 10 करोड़ है और पुरुषों की संख्या 8 करोड़ के करीब है और 2050 तक ये आंकड़ा 40 करोड़ के पार पहुंच जाने की उम्मीद है। समोसा और जलेबी जो हमारी नेशनल फूड जैसे है, डरावनी चीज़ नहीं है, हमें भी पसंद है वो। बस उसमें हम ये बताएंगे कि उसमें ऑयल और शुगर कितना है, बाकी फिर वो आपका डिसीजन है कि आपको कंजम्पशन लेके उसका साइड इफेक्ट लेना है। और लिमिटेड क्वांटिटी में हर चीज़ सेफ है। ये डाइट हमारे जो लेते हैं, आधा समोसा, एक समोसा
एक हाथ जलेबी सही है, लेकिन हम रुकते थोड़ी है, हमें वो पसंद आती है। शुगर नॉर्मली क्या करता है बॉडी में, जैसे हम ये रिफाइंड शुगर खाते हैं, सडनली इंसुलिन रिलीज होता है, इंसुलिन शुगर को वापस जीरो कर देता है और फिर हमें और क्रेविंग होती है, फिर हम एक जलेबी के बाद दूसरी जलेबी, तीसरी जलेबी, चौथी जलेबी ऐसे खाते रहते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। मोटापा पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है, लिहाजा लोगों को अपने खाने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो सेहतमंद और फिट रहने के लिए हमें एक दिन में अधिक से अधिक 5 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। दिन भर में केवल 6 चम्मच चीनी का सेवन करना चाहिए। वहीं एक दिन में तेल की मात्रा 4 चम्मच निर्धारित की गई है। पब्लिक को, कॉमन मैन को ये तेल और जो रिफाइंड शुगर, इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में काफ़ी कम अवेयरनेस है। अभी हम और आप ही देखते हैं, कोई भी हमारी मीटिंग रही तो चाय जिसमें काफ़ी शुगर डाल के और समोसे जो कि तेल में से तला हुआ आता है। तो ये समोसा जलेबी एक सिंबॉलिक है जो हमारे कॉमन मैन को हिट करता है। समोसा तेल का सिंबल है, जलेबी रिफाइंड शुगर का सिंबल है। तो ये आज हम देख रहे हैं हमारे आजू बाजू हमारे बच्चे, हम सब ओबेसिटी यानी मोटापे से ग्रस्त है। मोटापा नेक्स्ट एपिडेमिक है। 2050 तक जैसे स्टैटिस्टिक्स है 35% पॉपुलेशन हमारी ओबेस या मोटी रहेंगी। लेकिन जंक फूड में अक्सर तय मात्रा से ज्यादा तेल, चीनी और नमक होता है, जो हमारे शरीर में हाई बीपी, डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियों को बढ़ावा देता है। देखिए, जो फ्राइड चीज़ें हैं, फ्राइड हम करते हैं ये बनास्पति ऑयल वगैरह से या कुछ और ऐसे ऑयल हैं जिसमें ट्रांस फैटी एसिड बहुत होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हार्ट। एंड ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो कहते हैं ना, फैट डिपॉजिट हो जाती है बॉडी में, हार्ट आर्टरीज में, तो इसीलिए उसका हार्ट अटैक का प्रोननेस होता है। तो ये हुआ जलेबी या इस लॉट ऑफ शुगर। सो ये जो एलिमेंट हैं डाइट के, दे आर नॉट हेल्दी और हमें इनसे बचना चाहिए। केंद्र सरकार की इस पहल को अपनाने वालों में नागपुर पहले शहरों में से एक होगा। यहाँ किसी भी फूड पर रोक नहीं होगी, लेकिन हर लुभावने नाश्ते के पास एक चेतावनी वाला बोर्ड जरूर होगा, जिस पर लोगों से समझदारी से खाने का संदेश छुपा होगा। योगेश पांडे, नागपुर, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते रेल के डिब्बों में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब सभी यात्री कोचों और इंजन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसीलिए हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज यही है, रेलवे कोच में कैमरे से नजर। ये कदम उत्तरी रेलवे में किए गए सफल परीक्षणों के बाद पूरे देश में लागू किया जा रहा है। रेलवे को उम्मीद है कि इससे ट्रेनों में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जाएगी और लग सकेगी और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे ने 74,000 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक प्रत्येक यात्री कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे कोच के दोनों दरवाजों के पास लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों की आवाजाही पर भी नजर रखी जा सके। इसके अलावा हर इंजन में 6 कैमरे लगाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। ट्रेन में यात्रियों का सफर और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने एक बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने कहा है कि वो अपने अब सभी 74,000 डिब्बों में सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहे हैं। हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में और अक्सर आपको ऐसी कई तस्वीरें, वीडियोस देखने को मिलते हैं जहां पर आप देखते हैं कि ट्रेन में यात्रियों की जो यात्रा है वो थोड़ी सी असुरक्षित हो गई है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए रेलवे ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। सभी 74,000 कोचेज़ में इन सीसीटीवी कैमरास को लगाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इंजन में भी लगभग जो 6 कैमरास हैं उनको लगाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये कैमरा बेहद हाई क्वालिटी के होंगे। हालांकि ये भी रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाएगा, इसलिए जो भी कॉमन एरिया है सिर्फ वहीं पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। फिलहाल जो गेट होता है कोच का, जिससे आप लोग अंदर बाहर जाते हैं लोग, उन गेट्स पर इन कैमरास को लगाने की बात की जा रही है। ये कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे ताकि अगर ट्रेन स्पीड में है तो भी कोई फुटेज हिले नहीं और किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह के कैमरास लगाए जा रहे हैं। रात के विजुअल्स भी ये कैमरा आसानी से और पूरी सफाई से कैद कर पाएगा। उसका रात का विज़न भी बेहद क्लियर बताया जा रहा है। कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के कई प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए कैदियों को जेल में प्रशिक्षण दिया जाता है।
और अब तो उनके पुनर्वास के लिए ओपन जेल का कंसेप्ट भी सामने आया है। आज की हमारी तीसरी गुड न्यूज़ इसी से जुड़ी हुई है और गुड न्यूज़ ये है कि करनाल में कैदी चलाएंगे पेट्रोल पंप। दरअसल हरियाणा के करनाल में जेल विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पंप की शुरुआत हुई है और इस पेट्रोल पंप की खासियत ये है कि ये पेट्रोल पंप कैदियों के कंट्रोल में रहेगा, यानी कि इस पेट्रोल पंप को जेल के कैदी और बंदी चलाएंगे। इनकी ड्यूटी दिन में होगी और रात के समय यहाँ दूसरा स्टाफ रहेगा। हरियाणा के डीजीपी जेल के मुताबिक ये पेट्रोल पंप कैदियों और बंदियों में सुधार के लिए खोला गया है और आने वाले दिनों में हरियाणा के और शहरों में भी इस तरह के पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक कैदियों और बंदियों को इस स्टेशन पर काम करने के लिए मेहनताना भी मिलेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलदीप। डीजीपी जेल मोहम्मद अकील करनाल पहुंचे थे। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इस पेट्रोल पंप पर अब कैदी जो है पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे। डीजीपी जेल मोहम्मद अकील आज करनाल पहुंचे थे और यहां पर जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलिंग स्टेशन पर तमाम जो है कैदी है वो देख सकते हैं तस्वीरों में। अब वो इस पेट्रोल पंप को संभालेंगे क्योंकि उनके जीवन में कई तरह के सुधार लाने के लिए लगातार जो है प्रदेश की सरकार हो व पुलिस हो, वो लगातार कई कदम उठाती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज डीजीपी हरियाणा जो मोहम्मद अकील है वो करनाल फिलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे, पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे तमाम जो है कैदी वो इस पेट्रोल पंप पर जो है अपनी सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम जो है कैदी हैं वो इस पेट्रोल पंप को अब संभालेंगे। और आज की चौथी गुड न्यूज़ एक ऐसी शख्सियत से जुड़ी है जिसने अपनी उम्र को महज एक नंबर साबित करते हुए देश की एक ऐसी कठिन परीक्षा पास की है जिसे पास करना लाखों परीक्षार्थियों का सपना होता है। बात कर रहे हैं 71 वर्षीय ताराचंद अग्रवाल की। ऐसे में हमारी चौथी गुड न्यूज़ यही है। 71 साल की उम्र में बने सीए ताराचंद ने जिंदगी की स्थापित मान्यताओं की धज्जियां उड़ाते हुए 71 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की। ताराचंद ने दिखा दिया कि अगर हौसले मजबूत हो तो फिर मंजिल दूर नहीं होती। उम्र कभी भी सपनों और क्षमताओं को परिभाषित नहीं कर सकती है। बढ़ती उम्र शरीर को थका सकती है लेकिन हौसले की उड़ान पर विराम नहीं लगा सकती। इसे साबित किया है ताराचंद अग्रवाल ने। जयपुर के दुर्गापुरा में रहने वाले यह 71 साल के बुजुर्ग ताराचंद अग्रवाल उम्र के इस पड़ाव पर जब हर बुजुर्ग को सहारे और देखभाल की जरूरत होती है, उस उम्र में ताराचंद ने ऐसा कमाल किया है जो लोगों को हैरान कर रहा है। ताराचंद ने 71 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट की वो कठिन परीक्षा पास की है जिसे पास करना हर युवा का सपना होता है। जैसा कि मेरे को मेरे पोते पोतियों ने सपोर्ट किया कि दादू आप कर सकते हैं, बच्चों ने मेरे को सपोर्ट किया कि आप कर सकते हैं, तो मैंने सफलता प्राप्त कर ली। तो सफल हो गया। मैंने स्टडी की, लगन से स्टडी की, लगातार स्टडी की। और एक मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं कि थोड़ा पढ़ लो, सेलेक्टिव पढ़ लो, सेलेक्टिव पढ़ने से सीए की परीक्षा पास नहीं हो सकती। ताराचंद की उपलब्धि इसलिए भी काबिल गौर है क्योंकि उन्होंने इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए कभी कोचिंग नहीं ली। उन्होंने केवल सीए इंस्टीट्यूट की अनिवार्य क्लासेस में शामिल होकर कमाल कर दिया। हालांकि इस दौरान उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा लेकिन हौसला नहीं डगमगाया और उन्होंने सीए की डिग्री हासिल करके ही दम लिया। ताराचंद अग्रवाल ने 2014 में जब बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर पद से रिटायरमेंट लिया तब जीवन का रूटीन तय था। बचा जीवन धर्मपत्नी के साथ बिताने और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने उनका जीवन तहस नहस कर दिया। पत्नी के निधन ने उन्हें तोड़ दिया लेकिन परिवार वालों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। 2014 में मैं रिटायर हुआ था, तो उस समय तक मेरी पत्नी ने मेरी नौकरी में बहुत कोऑपरेटिव किया कि कभी मेरे को कहा नहीं कि आप इतना लेट आते हो। अक्सर लेट हो जाते थे, बैंक में जिम्मेवारियां थी तो समय नहीं दे पाते परिवार को। रिटायरमेंट के बाद सोचा कि पूरा परिवार को समय दूंगा, पर भगवान को ज़्यादा समय हमें साथ देने का मंजूर नहीं था। 2020 नवंबर का आया और वो मेरे को छोड़कर चली गई। तो कुछ दिन बहुत कठिनाई में बीते। तो उसके साथ से मेरे को क्या है कि वो धीरे धीरे मन रेगुलर में आ गया, तो मैं बच्चों के साथ बैठ के बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देने लग गया। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी इनिंग के लिए फिर से पढ़ाई की राह चुनी। फिर क्या था, बेटे ने तुरंत चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रजिस्ट्रेशन कराया और फिर ताराचंद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई और रोज 4 घंटे की लिखने की प्रैक्टिस ने उन्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। बेटा वो लैपटॉप उठा लाया, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप अपनी मार्कशीट निकालो। मैं कभी मार्कशीट तो ऊपर ऑफिस में पड़ी है, तो उसने मार्कशीट को फटाफट स्कैन किया, आधार कार्ड को स्कैन किया और रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तब मेरे एक डिटर्मिनेशन हुआ कि अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा। दादा की सफलता के पीछे उनकी पोतियों की अहम भूमिका है। पोतियों ने अपने दादाजी के साथ मिलकर पढ़ाई और ताराचंद को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी तैयारी में वो खुद जुटी हैं। अपने दादा के सीए बनने के बाद दोनों पोतियां बेहद खुश हैं और उनका मानना है कि उन्होंने दादा के साथ दोस्त की तरह पढ़ाई की और घंटों उन्हें पढ़ता देख उन्हें भी प्रेरणा मिली। हमने साथ में पढ़ाई शुरू करी थी इंटरमीडिएट की। तब कभी दादा को कुछ डाउट आता था, मैं सॉल्व कर देती थी, मुझे कोई डाउट आता था, दादा सॉल्व कर देते थे। तो इस तरीके से एक साथ पढ़ाई करते हुए ऐसा लगता था किसी दोस्त के साथ ही तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्त को सफल देख के हर इंसान खुशी होता है। तो मैं आज बड़ी खुश हूँ कि मेरे दादा मेरे दोस्त आज एक सीए बन गए हैं। दादा का रिजल्ट पॉजिटिव देखकर लगता है कि जो नेगेटिविटी लोगों ने बना रखी है कि सीए बहुत मुश्किल है इसमें पास होना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि मेहनत करें तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जब दादू जी को मैं घंटों घंटों पढ़ते देखती थी, वो यूट्यूब से लेक्चर्स देखते थे, वो पेपर सॉल्व करते थे, बड़ी इनकी मोटी मोटी किताबें भी देखी है मैंने, तो उनको देख के लगता था कि इतनी देर तक तो इतनी उम्र में मेहनत कर सकता है, तो मैं भी ऐसा मोटिवेशन आता है कि मैं भी बैठूँ उनके साथ पढ़ूँ। थोड़ा बहुत भजन और ध्यान में भी उनका रुचि है, तो वो भी यहीं पे बैठ के कर लेते थे। तो उनकी पढ़ाई तो कंटिन्यू, अगर जैसे दोपहर का टाइम होता है, कस्टमर नहीं आता, तो 3-3, 4-4 घंटे कंटिन्यू वो किताबों में मगन रहते थे। ताराचंद अग्रवाल उनके लिए मिसाल हैं जो थक कर ठहर चुके हैं, जिन्होंने असफलता को अपनी नियति मानकर हार मान ली है। 71 साल के ताराचंद के मुताबिक उम्र महज एक नंबर है और असफलता मंजिल का अंत नहीं बल्कि सीख की शुरुआत है। ताराचंद की सफलता ये संदेश दे रही है कि हार तभी है जब आपने उसे मान लिया है, नहीं तो हार के आगे जीत सुनिश्चित है। विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। शिव भक्ति का सबसे पवित्र और पावन दिन आज देश भर के मंदिरों में सुबह से शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जा रहा है। हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज यही है। सावन का पहला सोमवार, श्रद्धा अपार। देश भर में कहीं कावड़ी अपनी आराध्य को जलाभिषेक के लिए निकले तो कहीं ज्योतिर्लिंगों पर भव्य महाआरती हुई। शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव अद्वितीय है, शिव की महिमा अपरंपार है। शिव केवल आराध्य नहीं, शिव स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है। भोलेनाथ, महाकाल, विश्वनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, हर नाम में एक गूढ़ रहस्य, एक दिव्य अनुभूति है शिव। शिव के प्रिय महीने में शिव भक्त बाबा की कृपा पाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार को भक्तों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया। देश भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाया। आरती, मंत्र और आस्था की वो छवि आज हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में देखने के लिए मिली। मंदिरों में शिव भक्तों ने भोलेनाथ का जल अभिषेक किया तो कहीं रुद्राभिषेक किया गया। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जब सबसे पहले हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसको ग्रहण किया था। हलाहल विष को ग्रहण करने के बाद उनके शरीर में उग्रता पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई। उस विष को शांत करने के लिए देवी देवताओं ने, भक्तों ने उनको जल चढ़ाया था। तब से ये परंपरा चली आती है कि भक्त सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में आस्था और विश्वास की बयार बही।
हर तरफ भोलेनाथ के भक्त महादेव की भक्ति में लीन दिखे। सुबह सवेरे जहां काशी विश्वनाथ की भव्य दिव्य श्रृंगार आरती हुई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मौका पहले सोमवार का था तो विश्वनाथ का पहले पंचामृत से अभिषेक किया गया और उसके बाद रुद्राक्ष से महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। इस बीच काशी विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए आ रहे श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुलिस प्रशासन की ओर से पुष्प वर्षा की गई। सावन का पहला सोमवार है। देख सकते हैं कि साल के पूरे 365 दिन ये श्रद्धालु यूं ही अनवरत अपनी आस्था प्रकट करने के लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगाने के लिए आते हैं। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए अन्य दिनों के मुताबिक ज्यादा तादाद में भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में काशी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हर स्तर पर तैयार है। इस साल विश्वनाथ मंदिर के अंदर अच्छे व्यवहार के लिए मुंबई से ट्रेनर की टीम बुलाकर पुलिस टीम को ट्रेनिंग दी गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को 3 लेयर इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन और आइसोलेशन कॉर्डन में बांटा गया है, जिसमें 5000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। मंदिर में जो तैनात तमाम पुलिसकर्मी हैं, जो बताया गया है अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी की ओर से कि इनर कार्डन, आउटर कार्डन और आइसोलेशन कार्डन में जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनको अलग अलग ट्रेनरों ने ट्रेन किया है, जो महाराष्ट्र मुंबई से खास तौर से बुलाए गए हैं, क्योंकि हमेशा ये शिकायत मिलती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ के प्रेशर में, क्राउड मैनेजमेंट के दौरान जो लगातार निर्बाध रूप से ड्यूटी देने वाले पुलिसकर्मी हैं वे कहीं ना कहीं तनाव में आ जाते हैं। उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लगातार कड़ी ड्यूटी की वजह से ऐसी स्थिति पैदा होती है, जिसका ध्यान रखते हुए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने तय किया कि इस बार जो खास तौर से बर्ताव को लेकर शिकायत आती है पुलिसकर्मियों की, उस पर काम किया जाए और पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग कराई जाए। सावन में कांवड़ यात्रा का भी अलग महत्व है और हरिद्वार के भक्त गंगा जल लेकर अपने शहर, गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसे में हरिद्वार में भक्तों की भीड़ काफी बढ़ गई है, इसलिए हरिद्वार प्रशासन मजबूती से मैनेजमेंट में लगा हुआ है। शिव की जय जयकार है, भोले के डमरू यहाँ पर बज रहे हैं, कांवड़ का रंग दिखाई दे रहा है। सावन का चौथा दिन लेकिन पहला सोमवार, और उस पहले सोमवार में भक्तों की भीड़ उन्हें यहाँ पर आस्था के सबसे बड़े दिव्य केंद्र हरिद्वार लेकर के आई है। तो कांवड़ सज रहे हैं, कांवड़ यात्रियों की यात्रा भी चल रही है और कांवड़ एक अलग परंपरा है जिसमें परंपराओं में आधुनिकता दिखाई देती है, रंग दिखाई देते हैं, भक्ति दिखाई देती है, भाव दिखाई देती है। तो एक तरफ कांवड़ में रंग भरे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। देवघर में भी कांवड़ियों और भक्तों की भीड़ लगी है। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में शिव भक्त देवघर पहुंचते हैं। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और पूजन करते हैं। और अब बात इंदौर में महादेव के स्पेशल अभिषेक की। इंदौर के आसमान में बादल हर रोज मंडराते हैं, लेकिन इंदौर की धरती तक पानी नहीं पहुंच रहा। 1.5 महीने में महज 6 इंच बारिश हुई है, जिसमें किसान परेशान हैं। शहर की मिट्टी सूखी हुई है, लिहाजा अब इंद्रदेव से प्रार्थना की जा रही है। हमारी छठी गुड न्यूज़ भी यही है, और गुड न्यूज़ है कि बारिश के लिए इंद्रदेव महादेव का अभिषेक। इंदौर में किसानों की आंखें आसमान की ओर टिकी हुई हैं। आमतौर पर इस वक्त हर शहर में 10 से 12 इंच बारिश हो जाती है, लेकिन इस साल न होने से परेशान किसान। ऐसे में इंदौर में महादेव का स्पेशल अभिषेक किया जा रहा है। शहर के सबसे प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में बारिश की कामना के साथ अभिषेक और अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हो गया है। इंद्रेश महादेव के दर पर जल, दूध, दही और गंगा जल से अभिषेक किया जा रहा है, ताकि शिव प्रसन्न हो और इंद्रदेव की भी कृपा बने। मान्यता है कि जब भी अल्प वर्षा की या वर्षा की खेच लंबी हो जाती है तो उस समय भगवान इंद्रेश्वर का लघु रुद्राभिषेक किए जाने से उत्तम वर्षा भी होती है और पर्याप्त वर्षा भी होती है। और इसी परंपरा का निर्वहन कई विगत वर्षों से श्री अहिल्याश्वर समिति करती आ रही है। और इस वर्ष भी
लगभग पूरा जून महीने में वर्षा नहीं हुई है और जुलाई का भी आधा महीना गुजर गया है, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है जितनी आवश्यकता होती है। तो इसी को देखते हुए भगवान इंद्रेश्वर का आज लघु रुद्राभिषेक किया गया। माँ गंगे हमारी आस्था और परंपरा से जुड़ी हुई हैं और हम समय समय पर उनकी प्रार्थना करते रहे हैं, लेकिन भारत में अपनी मिट्टी से दूर रहकर भी भारतीय गंगा मैया की महिमा का स्मरण करते रहे। ऐसे में आज का 7वीं गुड न्यूज़ यही है और वो है कि कनाडा में हर हर गंगे। तस्वीरें कनाडा के टोरंटो शहर की हैं, जिसके पास स्थित मिसिसागा, जहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। यहाँ पर एरिजनल पार्क में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों ने मिलकर गंगा आरती की। और ख़ास बात यह थी कि ये आरती भारत की पवित्र गंगा नदी पर नहीं बल्कि कनाडा की क्रेडिट नदी के किनारे की गई और इस आयोजन का नाम था गंगा आरती इन कनाडा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हुए। तो ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज़। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।